हे प्रणय, हे ख्याति, क्या हाल है? बस मजे में। नया साल मुबारक हो आप दोनों को भी और हमारे श्रोताओं को भी। आशा करते हैं कि ये 2023 में फाइनली कोविड चला जाएगा। हर साल यही बोल रहे हैं हम 2 साल से, लेकिन शायद ये साल एक सच हो जाए ये बात। हाँ, चला नहीं जाएगा, लेकिन अब वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो वो वैसा मेहमान है जो अब मेहमान नहीं लगेगा। तो ये जाने वाला नहीं है हाँ, कहीं। ये अब सोसाइटी का पार्ट हो हाँ, जाएगा, खांसी सर्दी जुकाम जैसा, होपफुली। और लोगों को ज्यादा तंग नहीं करेगा, ये हम होप कर सकते हैं। सब भाई हाँ। वैक्सीनेशन करा के ऐसा रखो, मैं बूस्टर डोज हाँ, लगवा लो। हाँ, कल हाँ, मेरा लगने बिल्कुल। वाला है। अच्छा मेहमान बन जाए, मतलब ऐसा मेहमान बन हाँ, जाए जो ज्यादा तंग ना करे। जो ज्यादा तंग ना करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीच में प्रणय ने बहुत अच्छी एक चीज लिखी उस पे, और बहुत ही अच्छा पॉलिसी लेसन भी है उसमें। और हिंदुस्तान में क्योंकि हम इतने बड़े मोबाइल फोन यूजर्स हैं, तो एक अच्छा डिस्कशन है। तो ये कि भाई वन, हमारे यहाँ पे एक हर चीज होता है ना, एक एक देश एक ये एक वो। तो अभी आजकल नया निकला है, एक देश एक चार्जर। तो मोबाइल फोन के चार्जर से काफी लोग यहाँ दुखी होंगे, हमारे श्रोताओं में भी दुखी होंगे। मोबाइल फोन, जितने मोबाइल फोन होते हैं उतने चार्जर इकट्ठे हो जाते हैं। मोबाइल फोन बदलते रहते हैं, पुराने चार्जर इकट्ठे होते रहते हैं। और खूब एक चार्जर दूसरे चार्जर में नहीं लगता है, इसको लेकर के बड़ी तकलीफ हो जाती है कई बार। आजकल काफी अच्छा है वैसे, ज्यादातर चार्जर शेयर होते हैं। यूएसबी सी बड़ा कॉमन हो गया है। तो फिर ये नया लॉ क्या है प्रणय, और ये क्यों आ रहा है? और उसके बाद में हम, जैसा तुम्हारा कॉलम भी है वीकली, कि भाई हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें क्या खामियां आने वाली हैं। सबको जन्नत की हकीकत पता है, फिर भी हम कौन सी जन्नत में जाना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसी जन्नत जहाँ पे सिर्फ एक चार्जर हो, वहां पे भी फोन लेके जाओगे क्या जन्नत में? हाँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा मुद्दा है कि हाँ, वैसे यूरोपियन यूनियन ने पहले डिसाइड किया था कि उन्होंने एक मैंडेट लाया है कि यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट रहना पड़ेगा हर फोन, टैबलेट और कैमरा में 2024 के अंत तक, जो भी यूरोप में बेच रहे हैं लोग। और लैपटॉप में भी हो गया है वैसे वो, लेकिन उनको थोड़ी और टाइम दे दिया गया है, तो उनको 2026 तक करना है लैपटॉप वालों को। तो यूरोपियन यूनियन ने ये लागू किया, तो हमारी सरकार ने भी इसको कॉपी कर लिया है। और हमारे यहाँ पे भी एक मैंडेट आ रहा है कि भारत में भी ये होना चाहिए। तो ये कोई लॉ वगैरह नहीं है, पर अभी तो सिर्फ मैंडेट है। फिर पता नहीं सरकार किस तरीके से इसे लागू करेगी, लेकिन ऐसा सरकार काफी बोल रही है कि ये हम लोग भी करेंगे। तो बस यहीं से शुरुआत होती है। मुझे लगा कि इसी से हम लोग कई चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक तो ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। तो कई लोग, मतलब हम लोग अगर ऐसा मुद्दा चुनते हैं पॉलिसी सीखने के लिए, तो लोग पहले ही टीम में बट जाते हैं। एक वो बीजेपी की टीम होगी, एक कांग्रेस की टीम होगी, एक और किसी पार्टी की टीम होगी। तो उससे अच्छा डिस्कशन नहीं होता। लेकिन हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे नीतियों के बारे में सोचना चाहिए। तो उसी के मद्देनजर मैंने लिखा था ये, जब ईयू ने किया था, तो तब मैंने सोचा था ये लिखूंगा। और अब भारत ने भी ये कर दिया पिछले ही हफ्ते, तो हम लोगों ने सोचा उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मुद्दा यही है, सौरभ और ख्याति, सबसे पहले तो हमें ये पूछना चाहिए कि जैसा कि आपने कहा, ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा चार्जर हो तो। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि क्या सरकार सही इंस्टीट्यूशन है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, मैं सबके लिए, मैं सोच रहा हूँ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना शुरू कर दूं अभी कि मेरे मेरे ऊपर ही ध्यान दो। शायद हमको आदत है ना, हर चीज के लिए भगवान को भी याद करता है ये इंसान, तो उनको लगता है सरकार भी भगवान टाइप ही है। तो भाई हर एक की पर्सनल प्रॉब्लम, सुबह उठ के भाई पेस्ट में से, टूथपेस्ट में से पेस्ट ठीक से नहीं निकल रहा है, तो सरकार को बोल सकते हैं इजी स्क्वीज मैंडेटरी कर दो। ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, और बिल्कुल। वो प्रॉब्लम खुद हम्म, भी अभी थोड़ी सॉल्व हो रही है ना, क्योंकि ज्यादातर अभी जो नए फोन बन के आ रहे हैं, ज्यादातर नए फोनों में अभी टाइप सी आने ही लगा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो बेटर चार्जर है एक तरीके से, तो वो खुद ही लोग ही वो सिलेक्ट और कर रहे हैं। कंपनियों को, हाँ, और कंपनियों को सस्ता भी पड़ता है ना। अगर बहुत सारी कंपनी एक चार्जर यूज करती है, हम्म तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम हम्म बढ़ने से उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और आपको उसके बाद में उस कंपनी को भी सस्ता पड़ेगा, वो ज्यादा पैसा कमा सकती है, आपको तो सेम ही दाम का बेचने वाली है वो।
तो जो प्रॉब्लम हम्म, खुद सॉल्व हो रहा है उसमें सरकार को अपना दिमाग क्यों खर्चने की जरूरत है ना? वो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व करने को हमारे पास। मतलब कंज्यूमर अफेयर्स रिलेटेड जैसे कि उपभोक्ताओं के लिए कुछ करना है तो उनको कुछ ये सोच सकते हैं ना कि हाँ, मैं चार्जर खरीदूंगी तो मुझे ये गारंटी होगा कि वो खराब नहीं होगा, उससे मेरी फोन की बैटरी चार खराब नहीं हो जाएगी, राइट? तो अभी तो रिसेंटली हम बहुत सारा काफ़ी सारे चाइनीज़ कंपनीज़ के बने हुए चार्जर आ रहे हैं मार्केट में और हमें नहीं पता, मतलब किसी को गारंटी नहीं होती है, सब लोग ले लेते हैं काफ़ी बार। तो शायद अगर कुछ करना भी हो तो उस सेगमेंट किया जा सकता है ना कि ठीक है, क्वालिटी कुछ अश्योरेंस हो या उस प्रकार का हो सकता है। लेकिन ये मैंडेट करना कि तुम इसी टाइप का चार्जर डालोगे, ये तो कुछ मुझे इतना तुक नहीं बनता। जैसे हिंदुस्तान के लिए सर्च प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो काफी गड़बड़ है। ये हिंदुस्तान का यूनिक प्रॉब्लम है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी खराब है, तो चार्जर फूक जाते हैं, है ना? तो भाई आप बोल सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान में चार्जर बेचना है तो उसमें जरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सर्किट लगाना पड़ेगा आपको, कि भाई हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है बिजली का, तो चार्जर फूकने से लोगों को नुकसान होता है। अब ठीक है, उससे थोड़ा महंगा होगा चार्जर, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी चीज हो सकती है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। एक एक जो आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, क्योंकि ये इनिशिएटिव का नाम भी दिया गया है लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट के तहत उन्होंने ये लाया है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो अ, पता नहीं, मतलब कितने चार्जर बच जाएंगे इसमें से? थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, मतलब अगर आप अभी 7 चार्जर लगा रहे होगे उसमें से शायद आपके अभी 3 या 4 हो जाएंगे, कुछ 2-3 वेस्ट नहीं होंगे। पर ये कोई उसका सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा है कि भाई ई वेस्ट कम करने के लिए हमें एक ही टाइप का चार्जर, ये कोई मेन सॉल्यूशन नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, आप नहीं बताइए। ये हाँ, आपने सब सब पॉइंट्स एकदम सही बोले, तो मैं भी यही डिस्कस करना चाहता था। और वैसे ये किताब जो हम लोगों ने अजय शाह के साथ बात की थी हम लोगों ने उनकी किताब पर, तो उस किताब की शुरुआत भी इसी एग्जाम्पल से होती है। तो उन्होंने भी हाँ। उसमें ये लिखा था कि ये यूएसबी-सी चार्जर मैंडेट होना चाहिए कि नहीं, तो उसी पर चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि अक्सर इसमें बड़ा लेसन ये है कि अक्सर लोग सिर्फ किसी नीति के बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो शुरुआत अक्सर ऐसे होती है कि लोग एक नीति के फायदे गिना देंगे। जैसे आप लोगों ने भी कुछ फायदे बोले, वैसे ही लोग बोलेंगे कि हाँ ये फायदे होते हैं, देखो पोल्यूशन कम हो सकता है, या ई वेस्ट कम हो सकता है, या फिर लोगों के पास इतने चार्जर हैं। तो फिर कहते हैं कि देखो इतने फायदे हैं और ये सरकार कुछ कर रही है, ये नीति के कर रही है, तो अगर आप इस नीति के खिलाफ हैं तो आप उस उद्देश्य के भी खिलाफ है। तो इसीलिए फिर लोग कहेंगे कि यार ये क्या है, तुम एप्पल की लॉबिंग कर रहे हो या तुम कुछ और चीज कर रहे हो, ऐसे लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो इसके तो मुझे लगता है यहीं पे हमें सोचना चाहिए कि वैसे तो हर नीति अच्छी ही लगती है अगर आप लोगों को एक फायदे गिना दे नीति के और बोले कि हम लोग कुछ ये नीति करेंगे इससे फायदे हो जाएंगे। तो वो थोड़ी ना सही तरीका होता है नीति लगाने का, क्योंकि वैसे हम मानते ही हैं कि सरकार जो भी करती है अच्छी नीति से ही करती है, मतलब अच्छे मन से ही करती है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके लोगों का नुकसान हो, एक लोकतंत्र में तो नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कोई भी नीति हो सरकार की, मैं अक्सर कहता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट पे कि अच्छी से अच्छी नीति के भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एमएसपी, देखिए एमएसपी की वजह से भारत को कितना 1960s में कितना प्रॉब्लम था, उसकी वजह से कुछ चीजें सॉल्व हो गई, लेकिन आज उसके कुछ परिणाम ऐसे भी हैं जो हम लोग भुगत रहे हैं उसकी वजह से। वैसे ही जो बुरी से बुरी नीति रहती है उसके भी कुछ फायदे होते हैं। जैसे कि हम डिमोनेटाइजेशन को ले लो, उसके भी कुछ फायदे हुए होंगे, शायद डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गई होंगी। लेकिन तो पैरामीटर ये नहीं हो सकता कि बस एक नीति है और आपने 2-3 फायदे गिना दिए और आप बोलो ठीक है ये फायदे हैं, आप इसे इंप्लीमेंट कर लो। हमें अगर हम एक पॉलिसी एनालिस्ट है, हम लोक नीति को और बेहतर समझना चाहते हैं, तो हमें हर नीति के क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उन दोनों को और डिटेल में समझना पड़ेगा और फिर उन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। तभी हम लोग जाके बोल सकते हैं कि एक नीति अच्छी है या नहीं, है ना? तो वो मुझे लगता है इस नीति में तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है।
और उसी पे मुझे लगता है एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क मैंने बनाया था जिसको हम लोगों को उपयोग करना चाहिए हर नीति के लिए, और ये एक उदाहरण है हमारे लिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरू हो जाऊं मैं? बिल्कुल। बिल्कुल। उससे उससे पहले, क्योंकि तुमने एप्पल का नाम लिया, तो मैं हम्म, एक चीज बस इसमें जोड़ना चाहता था कि जो यूरोपियन यूनियन है उनको अक्सर एप्पल से खुंदक रहती है, ठीक है। तो और इसमें अगर हम देखें भी तो मतलब जैसा ख्याति अभी अभी बोल रही थी कि अरे देखो ज्यादातर फोन वाले तो अपने आप ही यूएसबी सी चार्जर की तरफ जा रहे हैं, तो नीति बनाने की क्या जरूरत है। तो अगर देखा जाए तो ये नीति सिर्फ और सिर्फ एप्पल की वजह से बन रही है, क्योंकि एप्पल के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और एप्पल यूएसबी सी नहीं यूज करता। ओके, अपने लैपटॉप में यूज करने लगा है वो, तो एप्पल ऑलरेडी लैपटॉप में यूएसबी सी पे आ गया है, लेकिन फोन पे नहीं है। फोन पे वो अपना एक और दूसरा कनेक्टर यूज करता है। तो तुम देखोगे यूरोपियन यूनियन का जो राइट टू रिपेयर बिल है वो भी थोड़ा एंटी एप्पल है, क्योंकि एप्पल की चीजों को रिपेयर करना अक्सर मुश्किल रहता है, आप फोन में बैटरी नहीं चेंज कर सकते वगैरह, राइट। तो वो यूरोपियन यूनियन को जनरल एक एप्पल यूएस की बड़ी कंपनी है और ईयू थोड़ा सा यूएस से प्रतिस्पर्धा भी है और थोड़ा सा उनकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को लेकर के उनकी थोड़ी खुंदक भी रहती है, तो उस चीज को लेकर के उन्होंने किया हुआ है। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि दूसरों की मंशा क्या है ना। ऐसा नहीं है कि कोई वो बड़े साफ दिल से इन्वायरमेंट और ये वो सब बहाने हैं। वो एक तरह से ये एप्पल को टारगेट करने की चीज है, और बिना, और आप सिर्फ एक कंपनी के अगेंस्ट बना नहीं सकते, तो आपको नाम लगाना पड़ता है बड़ा सा कुछ कि हम इसलिए कर रहे हैं कि सबको करना पड़ेगा। भाई सब कौन है उसमें, एप्पल ही है 80-90%, है ना। बाकी सब तो ऑलरेडी यूएसबी सी यूज कर रहे हैं। तो ये मेनली एप्पल को नजर में रख के किया है, और फिर हमको जब हम उनकी मंशा समझे तो फिर उससे हमको ये भी देखना चाहिए कि उनकी ये मंशा है, तो जब हम नीति कॉपी कर रहे हैं तो मंशा भी कॉपी कर ले रहे हैं। और हमारे संदर्भ में वो इतना जरूरी है कि नहीं। यूरोप में शायद आईफोन का उतना ज्यादा मार्केट शेयर है जितना इंडिया में शायद नहीं है ना। तो वो भी एक सोचने वाली चीज है। तो हमारे लिए वो चीज कितनी कारगर रहेगी नहीं रहेगी, हमको चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए ना हमको। और चौथी चीज एक और ये है कि एक बार यूरोप ने किया तो शायद एप्पल को करना ही पड़ेगा। तो ये या तो थोड़े से कोई जो होता है बहती गंगा में हाथ धो रहा है कि भाई हम भी क्लेम करेंगे देखो हमने एप्पल से चेंज करवा दिया, कोई ये ना कहे कि यूरोप से चेंज हुआ। तो जब कोई चीज हो ही रही है, जैसे भाई योगा अच्छा है तो मैं कहूंगा तुम कर लो, पता है तुम करते ही हो रोज, तो मैं भी कहूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा मेरे कहने से तुम कर रहे हो। ठीक है। ये भी मुझे लगता है कुछ इसमें अंडर करंट है इन चीजों के। हाँ, वैसे इसमें भी हमारा भी पूरा एक नहीं होने वाला, क्योंकि आई थिंक वो फीचर फोन जो है नॉन स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए हाँ अभी भी उनको पुराना वाला वर्जन रखना ही पड़ेगा, जो हाँ, शायद टाइप सी नहीं है। पर तुम कह नहीं सकते ना ख्याति, अगर वो मैंडेट में भूल गए फिर फाइनली अमेंडमेंट आएगा, लेकिन एक्सेप्शन नोटिफिकेशन नंबर 23 ये वाला फोन एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो यही होता है, एक लॉ आता है उसके पीछे फिर 25 नोटिफिकेशन आते हैं। नहीं सही आप बात है। और बताइए। अभी ऑलरेडी वो लोग बोल रहे हैं कि एक चार्जर नहीं हो सकता, तो अब वो बोल रहे हैं कि फीचर फोन के लिए शायद अलग होगा कुछ, लैपटॉप को और समय देंगे, फिर वेयरेबल्स और हियरेबल्स के लिए अलग चार्जर होगा। तो ऑलरेडी ऐसे आने लगे हैं। तो खैर अब आ जाते हैं कि सरकार ने क्या उद्देश्य बोले हैं इस नीति के। तो उन्होंने दो उद्देश्य बोले, एक जो आप दोनों ने बोले, एक तो कि असुविधा जो होती है हमारे कंज्यूमर्स को वो कम करेंगे, और दूसरा ई वेस्ट का उत्पादन कम होगा। तो इस उद्देश्य को मान के चलते हैं कि ये उद्देश्य ठीक ठाक है, और हम लोग फिर देखते हैं कि ये नीति कितनी कारगर है इन लोगों के लिए और क्या और कॉस्ट बेनिफिट। तो मेरी मतलब आलोचना जो है वो 4 पॉइंट से रिलेटेड है, और ये फ्रेमवर्क भी है। तो सबसे पहले हम लोग को किसी नीति के बारे में एनालिसिस करनी हो, विश्लेषण, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि उसके अनचाहे परिणाम क्या है। और जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं अनचाहे परिणाम अनपेक्षित नहीं होते, कई अनचाहे परिणामों का पूर्वानुमान कर सकते हैं हम। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में। और अक्सर इकोनॉमिक रीजनिंग या किसी सोशल कंटेक्स्ट, इतिहास वगैरह का ज्ञान हो तो हमें पता लग सकता है कि किस तरीके से ये अनचाहे परिणाम आ सकते हैं। तो इस बारे में भी हम देख लेते हैं कि अब भारतीय सरकार और ईयू सरकार बोल रही है सिटीजन के बिहाफ पे कि यूएसबी-सी चार्जर ठीक होना चाहिए। अब आप इस पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। आपने एक टेक्नोलॉजी चुन ली है 2024 के बाद की,
लेकिन हमें पता है ये टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है। 2024 के बाद USB DE आ जाना चाहिए था, शायद वो और बेहतर होता। आपको तो पता ही है हर USB टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो रही है। तो अगर आप ऐसा इम्पोजिशन लगा देंगे कि USB-C ही यूज करना है, तो किसी मैन्युफैक्चरर को क्या इंसेंटिव है कि वो नई टेक्नोलॉजी बनाए, USB-D बनाए या USB-E बनाए। तो ये सबसे पहला एक कारण है। तो आपने ऐसे ही लॉक कर दिया एक यूजर को, और आपने कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो आप कोई बनाना चाहता है, शायद वायरलेस चार्जिंग बनाना चाहता है, या कोई भी, जैसे एप्पल कह रहा है कि वो बनाना चाहते हैं, जो भी हो, तो आपने डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसका कोई कॉस्ट बेनिफिट वगैरह किया है कि नहीं, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो ये एक मुझे लगता है बड़ा कारण है। सौरभ, आपको नहीं लगता है वो लोग कह सकते थे कि यार एक कोई चार्जर यूज कर लो, सिर्फ USB-C ही क्यों? हाँ, नहीं मुझे तो लगता है कि कुछ भी बोले कि एक कर लो, तो अब जैसे यूएसबी ले लो, यूएसबी एक अच्छा एग्जांपल है। यूएसबी खुद भी एक स्टैंडर्ड है ना। वैसे डेटा कम्युनिकेशन चार्जिंग के 50 टेक्नोलॉजीज थी। यूएसबी बिना सरकारी इंटरवेंशन के एक महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, और ये भी एक स्टैंडर्ड है, कोई भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, फ्री का स्टैंडर्ड है, कोई भी बना सकता है बिना रॉयल्टी पे किए। हाँ, और ये वाली चीज भी बिना सरकारी इंटरवेंशन के हो गई। प्राइवेट कंपनीज को खुद ही लगा कि भाई स्टैंडर्ड बना ले तो हम सबकी लाइफ आसान है। ठीक है, हम अब प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड कर करके डेटा कम्युनिकेशन के पहले बहुत स्टैंडर्ड थे। ये यूएसबी और चार्जिंग के लिए तो बाद में हुआ, पहले डेटा कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड था, बाद में चार्जिंग का स्टैंडर्ड भी बन गया। तो यूएसबी खुद ही जब बनी और आई, ये प्राइवेट इनिशिएटिव से आई है। और अगर इसमें भी सरकार का दखल अंदाजी होती तो पक्की बात है कि इस तरीके की चीज नहीं आ पाती। ऑलरेडी शायद 2-3 ही चार्जर बचे ना। ठीक है, एक एप्पल का है, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए एप्पल से खुंदक है। बाकी सबने ऑलमोस्ट यूएसबी सी, क्योंकि सैमसंग ने यूएसबी सी अपना रखा है, जो कि एक बड़ा प्लेयर है। ठीक है, उसके अलावा ये जितने भी Xiaomi के फोन हैं, OnePlus 1 है, सबने यूएसबी सी अपना रखा है। तो भाई, तो भी फिर मतलब ये क्या है, ये क्या करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। और एक फ्रिंज सेगमेंट हो सकता है ना, छोटे छोटे गैजेट्स का, जिसके अंदर मतलब वो चाहते हैं कि वो मैं बहुत ही सस्ता बनाऊं, क्योंकि अब कोई हो सकता है कि जैसे मैं ड्राइंग पर वो टैबलेट्स तो यूज करती हूँ। नहीं, पर वो वियरेबल और इन सबको ऑलरेडी एग्जाम्प्ट कर ही दिया ना ख्याति। हाँ हाँ, वो तो कर ही दिया है, पर मैं जो नहीं एग्जेम्प्ट हुए, जैसे कि टैबलेट में भी ड्राइंग टैबलेट आता है, जो अभी ऐसे फ्रैगमेंटेड मार्केट ही है अभी, और उसमें ठीक है। हर टैबलेट का कुछ अलग अलग होता है। अभी आपने ये बना दिया तो इंडिया में तो एक प्रकार का ही टैबलेट मिलेगा जो शायद उसको कन्फर्म करेगा, पर हो हाँ, सकता है कि दुनिया भर में तो अभी भी लोग अपना अच्छे से अच्छा इनोवेशन करके कुछ नया बना रहे हैं ना, क्योंकि वो ग्राफिक्स पे ज्यादा भारी है बिल्कुल। वगैरह, राइट। हम्म। तो ये होगा हम्म। कि अभी अच्छे टैबलेट शायद सिंगापुर में मिलेंगे, लेकिन वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। फिर आप हाँ, कि अपने इंडिया दोस्तों वो को बोलेंगे बोलेंगे कि कि छोटी मार्केट है, कि लेकर आओ मेरे लिए। हाँ, प्लीज वहां से लेकर आ जाओ। ऐसे तो ये हमने, क्योंकि हमेशा कितना भी सेंट्रलाइज क्यों ना हो जाए, एक फ्रिंज तो रहेगा ही ना, कुछ साइड में जो यूज केसेस है, जिसको आप क्यों मतलब उनको जोड़ना चाहते हो, जिसको यूज करना है वो करे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बट हाँ, हाँ, प्रणय तो आप ये अपना कंटिन्यू हाँ, करिए। हाँ। नहीं नहीं, ये सही बात है। मैं इसी पे और चर्चा करना चाहता। तो हाँ, ये एक मुझे बड़ा कारण लगता है कि आप किसी भी अच्छी से अच्छी नीति के भी ये अनचाहे परिणाम होंगे, तो उनके बारे में और सोचिए गहराई से। ऐसे ही नहीं बोलिए कि बस इनके 2 फायदे हैं इसीलिए हम लोग कर दे। तो ये एक कारण था। अब दूसरा है, दूसरा स्टेप होता है कि जो पॉलिसी है वो जो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट से अलाइंड है कि नहीं, ये देखना चाहिए। तो इस मामले में ये पॉलिसी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो पर जैसे हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में, इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार पुलियाबाजी की है कि अगर आप ऐसा बोलेंगे ये नीति बहुत अच्छी है, लेकिन आप देखेंगे नहीं कि जिन लोगों का के ऊपर परिणाम होगा, उनके ऊपर क्या असर होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर उसकी हम लोग सोचेंगे नहीं उसके बारे में, तो कई बार नीतियां गलत हो सकती है और अपोजिशन भी हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा ही था फार्म रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ठीक है, और जितना आप इंसेंटिव बदलना चाहेंगे उतने ज्यादा रेड फ्लैग्स आ जाते हैं। मतलब उतना ज्यादा कारण है कि या तो चीज अंडरग्राउंड हो जाएगी या फिर और कुछ हो जाएगा। तो जैसे कि अगर ज्यादा हाई टैक्स रेट हो जाए या फिर बैन हो जाए,
या फिर ज्यादा पेनल्टीज लगा दे, तो आप हमेशा ये दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये चीजें अंडरग्राउंड हो जाएंगी, या फिर लोग और कोई तरीका ढूंढ लेंगे, जैसे लोग कोई और चार्जिंग टेक्नोलॉजी होगी ताइवान में या फिर यूएस में, उसको स्मगल करके यहाँ ले आएंगे, कोई भी कुछ भी चीजें हो सकती है भारत जैसे बड़े शहर में। तो यूजुअली ये इस थोड़ी मामले में स्टार्टअप ठीक है। अनफ्रेंडली और कुछ नहीं, और नहीं प्रणय मैं बोलूंगा यूजुअली हमेशा मैंने देखी ये सब चीजें स्टार्टअप के लिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि स्टार्टअप जो है उसको एक आपको जबरदस्ती अब यूएसबी चार्जर लगाना ही है। अभी हो सकता है यूएसबी इस कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है सस्ता है, बट मान लो मैं एक स्टार्टअप हूं जो कि वायरलेस चार्जिंग देना चाहती है, लेकिन अब मैं बोलूं यार मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं यूएसबी चार्जिंग भी इंप्लीमेंट करूं और वायरलेस भी, ठीक है, एज स्टार्टअप में डिसाइड कर सकता हूँ यार मेरा प्रोडक्ट कूल लगेगा, मैं सिर्फ वायरलेस दे देता हूँ चार्जिंग, पर वो इलीगल हो जाएगा, कोई जीएसटी वाला बोलेगा मैं तो तुमको अप्रूवल ही नहीं दूंगा, तुम तो ये गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है लॉ ये नहीं कहता हो कि आपको यूएसबी चार्जर के अलावा दूसरा नहीं लगा सकते, पर अगर लैंग्वेज ठीक नहीं है तो वो कहेगा लेकिन यूएसबी चार्जर कहाँ है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं नहीं लगाऊं यूएसबी चार्जर तो शायद चलना चाहिए, लेकिन अब ये सब लॉ की इंप्लीमेंटेशन में अगर लॉ ने मैंडेट किया नहीं यूएसबी चार्जर ही लगाओ, तो यानी कि मैं वायरलेस चार्जिंग सिर्फ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो एक तरीके का एक्स्ट्रा चार्जर है ना, वो उसका भी ठीक है, इधर वायरलेस है पर दूसरी साइड तो चार्जर होगा कोई ना कोई। तो ये वाली जो चीज है ये भी बहुत ही आई मीन स्टार्टअप्स के लिए हमेशा दुखी करते हैं ये सब चीजें। तो बड़ी कंपनियों के लिए सब ठीक है, पर स्टार्टअप तो दुखी होते हैं भाई इन सब चीजों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने पॉइंट बोला सौरभ, ये भी फर्स्ट स्टेप में आता है, ये हमको सोचना चाहिए कि क्या इसके परिणाम होंगे, और ये आप मतलब पूर्वानुमान कर सकते हैं इन सब चीजों का। बिल्कुल, ये तो मतलब रोज की बात है, हमारे साथ होता रहता है अत्याचार। हाँ। तो लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, तो ऐसे ही जब हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है आप कह सकते हैं कि इसमें ठीक है सिर्फ एक ही कंपनी को नुकसान होगा, और वो कंपनी इतनी बड़ी है, इतना पैसा है, तो उसको हम लोग जो चाहे जैसा चाहे बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि अगर हम लोग अक्सर सरकारों को इस तरीके की नीतियां लाने में आसानी होती है जहां पर जो नुकसान है वो डिस्पर्स्ड होता है, जैसे कि शायद कंज्यूमर्स को नुकसान होगा इससे 4-5 साल बाद जाकर, लेकिन वो एक डिस्पर्स्ड इंटरेस्ट ग्रुप है और उनको लग रहा है कि ठीक है आज तो मुझे फायदा ही होगा, मेरे चार्जर कम कर देगी सरकार। लेकिन इसीलिए हमें और भी सावधान रहना चाहिए इस तरीके की नीतियों के साथ, और आज एक बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है, लेकिन कई बार जैसे सौरभ ने बोला स्टार्टअप्स को भी नुकसान हो सकता है इस पे, तो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट अलाइन करना जरूरी है, और ये एक बड़ा लेसन है हर पॉलिसी एनालिसिस के लिए, ठीक है। और पुराने तो फोन का क्या होगा सडनली 2024 में, ये भी सोचो ना, एप्पल के पुराने फोन सस्ते में वो बेचती है, सडनली 2024 में आप डिसाइड करोगे कि उनके पुराने फोन, और इंडिया अभी काफी प्राइड ले रहा है कि हम इंडिया में जो है एप्पल के ज्यादातर पुराने फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उन सारे लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो लाइनें बंद हो जाएंगी, कितने लोगों के जॉब चले जाए। एप्पल बोलेगा ठीक है अब सरकार ने मना कर दिया मैं बंद कर देता हूँ, मैं सिर्फ महंगा ही फोन बेचूंगा, तो जो सस्ते फोन बिक रहे थे वो सडनली उसको मार्केट से, और वो पुराने फोन का डिजाइन थोड़ी चेंज करने वाला है, पुराना फोन वो इसलिए तो सस्ता देता है क्योंकि उसकी डिजाइन की कीमत वसूल चुका है वो, ठीक है। तो अब वो पुराने फोन बेचना एकदम से मार्केट से उठा लेगा 2024 के बाद, 2024 का एक ही साल तो दूर है अभी, ठीक है। तो आप वो जो आईफोन 4 है 5 है 6 है उनका क्या होने वाला है, वो कहेगा अब सब लोग आईफोन जो भी आजकल क्या है 12 13 14 जो भी होगा, वो कहेगा अभी 15 16 जो भी है वही खरीदो, मैं पुराने थोड़ी चेंज करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। तो ये सब मतलब बहुत सारी, मैं तो तुम बोले जा रहे हो तो सॉरी मेरे दिल से जो है ना जैसे दर्द निकलता जा रहा है, तुम टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे बोलते नहीं ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था सौरभ कि एप्पल यहाँ पे क्या उत्पादन कर रहा है और उसका, लेकिन हाँ आप जो बोल रहे हैं वो भी बहुत सही बात है। लेकिन ठीक है, मैं तो मतलब मैं एप्पल के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता था, मैं ये उदाहरण से पॉलिसी एनालिसिस के बारे में कहानी बताना चाह रहा था। ठीक है, अब तीसरा स्टेप ना कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको कोई नीति करनी है, तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आपके पास क्षमता है कि नहीं उस नीति को फॉलो करने की। तो अब उसमें भी आप देखिए इसमें हमारे पास क्षमता है क्या, मतलब ठीक है यूरोप कर सकता है नहीं कर सकता मुझे उससे कोई लेना देना है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा अब कोई ड्राइंग टैबलेट है जो पुराना है, अगर मैं उसमें और अलग चार्जर यूज कर रहा हूँ तो क्या करोगे आप, मतलब क्या मेरे को अरेस्ट करोगे क्या, मेरे पे पेनल्टी लगाओगे क्या, किस तरीके से आप इसको रेगुलेट करोगे। एप्पल के पुराने फोन्स सेकेंड हैंड मार्केट में तो बिकते ही हैं, उसका क्या होगा, मतलब
किस तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, इसके ऊपर कोई स्टडी है क्या, कितना रिसोर्सेज जाएंगे इसमें, किस तरीके से लागू होगा? ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं डाला है, पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, लेकिन खैर हमें तो पूछना चाहिए ये सवाल, ठीक है? तो ये तीसरी चीज है। अब चौथा ये कि और सबसे बड़ी बात यही है कि जो अपेक्षित फायदे हैं वो अपेक्षित नुकसानों से ज्यादा है कि नहीं, वो हमें पूछना चाहिए। तो इसमें भी सरकार के तो कोई स्टडी नहीं है, लेकिन यूरोप में स्टडी हुई थी, तो उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आप दोनों ने जैसे कहा, एक दशक पहले 30 चार्जिंग टेक्नोलॉजीज थी, वो अपने आप 3 हो गई है अब। तो जैसा आप दोनों कह रहे थे, ऑलरेडी मार्केट में वो सॉल्व हो रहा है। और जो कॉस्ट सेविंग पर कंज्यूमर है इस बदलाव से यूरोप में, वो उन्होंने पता किया था 1 पाउंड से भी कम है एनुअल कॉस्ट में, मतलब हर साल 1 पाउंड हर कंज्यूमर को सेव होगा, ठीक है? मतलब मुझे तो नहीं लगता इतना बड़ा सेविंग है। दूसरा ये भी है कि जो चार्जिंग वेस्ट की बात थी ना, तो वेस्ट का भी उन्होंने असेसमेंट किया है। उन्होंने कहा कि चार्जर ई वेस्ट 10% कम हो जाएगा इस नीति से, जो कि पूरे ई वेस्ट का 0.002% है। बाप रे, कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट। हाँ, ई वेस्ट का तो वो भी नहीं है, मतलब यूरोप खुद ही कह रहा है कि ज्यादा नहीं। और फिर उसी स्टडी में उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर को ये ट्रांजिशन की वजह से कॉस्ट ज्यादा होगी और ये एक उनके लिए नुकसान होगा। और उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया है कि इसकी वजह से फ्यूचर इनोवेशन चार्जिंग फोन कनेक्टर्स में शायद कम हो जाएगा। तो ये सब उन्होंने बोला है इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में, फिर भी उन्होंने ये वाली नीति अपनाई है। जबकि दूसरे और ऑप्शंस भी हैं, जैसे अगर हम मान ले कि ये उद्देश्य ठीक है तो और भी नीतियां हो सकती है ना, जैसे कि उसी पॉलिसी ब्रीफ में भी उन्होंने कहा था कि जैसे आप बोल सकते हैं कि अनबंडल कर सकते हैं चार्जर और फोन को, कि फोन आपको विदाउट चार्जर भी मिलना चाहिए। शायद ये ठीक है ना, तो मेरे पास पुराना चार्जर होगा तो मैं क्यों लूंगा एक और चार्जर, तो शायद मेरा वेस्ट कम हो जाएगा या कीमत भी कम हो जाएगी अगर मैं चार्जर। तो ये दूसरी नीतियां भी हो सकती हैं आपको वही उद्देश्य तक पहुंचने की। लेकिन खैर हम लोगों ने तो ये नीति ला दी, अब सरकार बोल रही है कि वो इसके बाद इम्पैक्ट स्टडी करेगी कि कितना वेस्ट बचेगा। तो ये तो जैसे कि सौरभ और ख्याति हम लोग बोलते हैं ना, यह है पॉलिसी बेस्ड एविडेंस मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं है ये। तो पहले नीति आपने डिसाइड कर ली, अब जाके एक रिपोर्ट लिख दो कि इतना वेस्ट बच जाएगा। तो इस तरीके की चीज भी मुझे गड़बड़ लगती है। तो ये 4 चीजें थी मुझे लगता है जो हर नीति पे आप लगा सकते हैं, और फिर थोड़ा गहराई में सोचे कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दूसरा वाला ऑप्शन तुमने बहुत सही बोला प्रणय, क्योंकि जैसे एप्पल को आप बोल सकते थे कि भाई अब तुमको अपना चार्जिंग का स्टैंडर्ड जो है उसको ओपन करना पड़ेगा, तुम दूसरे लोगों को भी बनाने दो इसका चार्जर, ठीक है? तो इससे इनफैक्ट जो पुराने एप्पल के प्रोडक्ट्स कई बार, क्योंकि एप्पल बहुत महंगे बेचता है अपने पेरिफेरल्स वगैरह, तो इससे शायद हिंदुस्तानी कंपनियां या चाइनीज कंपनियां वगैरह जो है और सस्ते उनके रिप ऑफ बनाने लगेंगी सस्ते, तो इससे उपभोक्ता को भी फायदा होगा, एप्पल को भी आपने लात मार ली थोड़ी सी और मार्केट का नुकसान भी नहीं किया। ठीक है? और ये कम इंट्रूसिव पॉलिसी है ना, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं कि बाकी के जिनको कुछ और बनाना है वो बना सकते हैं, वो उनको हम रोक नहीं रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट इन वे ये भी आप थोड़ी जेनेरिक पॉलिसी बनाना चाहते तो नॉन एप्पल ही बनाएंगे, आप बोलेंगे सब लोगों को भाई जो भी आप चार्जिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं आपको ओपन रखना पड़ेगा ताकि कोई और भी बना सके। खत्म, ऐसा बोल दिया तो सबसे ज्यादा तकलीफ एप्पल को ही होगी, लेकिन सबको होगी। कोई नई स्टार्टअप भी बोलेगी कि मैं अपनी चार्जिंग की कुछ नया बना रहा हूं तो उनको अपना स्टैंडर्ड ओपन करना पड़ेगा कंपैटिबिलिटी के तौर पे, ठीक है? उससे भी आप कह सकते हैं कहीं पे इनोवेशन गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मोनोपोली लेना एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट गोल होता है, पर ठीक है, मैं कहूंगा कि ये पहले वाले गम से तो कम गम है। जैसा अजय शाह जी ने भी बोला था कि भाई जितना सरकार की हर दखल अंदाजी बहुत महंगी होती है, और सरकार मतलब एक तरह से एक बड़ा सा हाथी है, तो अगर आपको कहीं पर दबे पांव जाना होता है तो आप हाथी का प्रयोग नहीं करते। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहती थी कि वैसे ई वेस्ट एक प्रॉब्लम है, उसको एक्नॉलेज भी करना है, उसके लिए एक्चुअली कुछ करना चाहिए, और ये शायद वो उसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है करने। मतलब मैं एक पढ़ रही थी रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि अभी भारत में सिर्फ 22% हमारा ई वेस्ट
प्रॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी तक पहुंचता है और वहाँ उसका ठीक से हैंडलिंग हो रहा है। तो 80% हमारा जनरल वेस्ट में कहीं पे भी डंप हो रहा है, या तो हमारी नदियों में डंप हो रहा है, या तो ओपन स्पेसेस में कहीं भी जल रहा है, जिसका पोल्यूशन फिर आप और मैं सब लोग मिलके उसको सहते हैं, राइट? तो ई वेस्ट के लिए अगर उनको कुछ करना है जेन्युइनली, तो उनको ये सिटी लेवल पे हर सिटी को अपना ई वेस्ट भी ठीक से ट्रैक करके, और थोड़ा को लोगों को भी जानकारी दी जाए कि भैया इस प्रकार की चीज़ें आप नॉर्मल कचरों में मत फेंको, अलग से डिस्पोज करिए, वॉटेवर। अभी लोग समझते हैं ये चीज़ें, थोड़ा और पॉलिसी पे ध्यान देंगे तो करेंगे लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये कुछ कॉन्क्रीट हो सकता है, ये थोड़ा सा टोकन है कि बोलने के लिए है, पर शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इतना ज़्यादा ई वेस्ट, जैसे प्रणय ने अपने नंबर से ही बताया कि ये तो चार्जर तो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट है ई वेस्ट का। बिल्कुल। पर मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन शायद इससे नहीं होगा कि मतलब ठीक है, एजुकेशन वगैरह अक्सर हम लोग कहते हैं, लेकिन मार्केट से भी सॉल्यूशन हो सकता है इसका। लेकिन अगर ई वेस्ट की जो कीमत है, जैसे रेयर अर्थ्स उसमें होते हैं या मटेरियल होते हैं, कई चीजें की टेक्नोलॉजी अगर बेहतर होगी जिससे कि आप वो रिसाइकल कर पाएंगे, तो लोगों को उसके पैसे मिलेंगे अच्छे खासे, तो फिर लोग अपने आप उसे फेंकेंगे नहीं। पर और ऐसे भी भारत में तो सर्कुलेशन होता ही है, कोई फोन फेंकता नहीं है, किसी और को दे देते हैं लोग। तो फोन नहीं फेंकते हैं, पर हम बहुत सारी जैसे ई वेस्ट में तो बैटरीज वगैरह भी आ जाती है ना, हम लोग शायद जनरल वेस्ट में डाल देते हैं, हम कोई सेपरेट वेस्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक वो एक जगह है, तो कलेक्शन एक्चुअली इसके कहीं जगह पे आने लगे हैं, जो लोग ही मतलब रेसिडेंट्स मिलके ही जगह अपनी बना रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ई वेस्ट के लिए हमने खुद ही बिन बिठा दिया। ऐसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक क्योंकि उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये तो प्रॉब्लम हमारा बढ़ ही रहा है क्योंकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसको थोड़ा शायद सिटी लेवल पे भी इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना चाहिए शायद। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक बात है ख्याति, पर यही मतलब कि उद्देश्य अच्छे होने से ये पॉलिसी जरूरी नहीं है कि उस उद्देश्य के लिए कुछ कर भी रही हो। और खासकर अभी हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता ई वेस्ट यूरोप के लेवल का होगा ही, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो हमारे प्रॉब्लम दूसरे देशों के प्रॉब्लम से थोड़े अलग भी हैं, वैसे ही नहीं है जो कि दूसरे देशों के प्रॉब्लम है। तो इसलिए आई मीन कॉपी भी कर रही तो जरा सोच अकल लगाकर नकल करनी चाहिए ना, ऐसे क्या कि सीधे उठा करके टोपा मार दिया। तो ये थोड़ी गड़बड़ वाली पॉलिसीज हैं। जब तो इसी बात पर आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आज अपने श्रोता दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है, आप बताइए आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी तो आपको छूती है, आपके लिए ही बन रही है और आप रोज इसको भुगतेंगे या फिर शायद भुगतेंगे ही, तो अभी से बोलिए और बताइए हमको कि आपको ये ठीक लगती है, गलत लगती है तो आवाज उठाइए। शुक्रिया। थैंक यू। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Here's wishing you all a happy new year. As we step in the brand new year 2023, here's introducing Club Paisa Vaisa, which gives you early access to Paisa Vaisa episodes 3 days before release, ad-free content, bonus content, and access to full episode archives. So get your yearly membership today for only ₹6.99. Log on to club.ivmpodcast.com/paisavaisa. New episodes are out every Monday. On Cyrus Says, Cyrus and Amit Doshi talk about books they read in the year 2022. Amit offers some great recommendations, adding Cyrus's book The Average Indian Male to the list. On Capgemini's Techipedia series, Sheeladitya talks to Rajesh Kosalram, head of automotive for Capgemini Engineering. They talk about the softwareization of vehicles, trends in the automotive industry, and much more. On the Advertiser's Guide to the Galaxy, Karthik talks about an FMCG giant's smart way to promote its hair oil. And on Has It Aged Well, me and Urjita are joined by comedian Siddharth Dudeja to break down the 1997 suspense thriller Gupt and how well it holds up. New episodes are available on the IVM Pop channel. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, please spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You can also find our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.